हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीना मलिक यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे विशेषण। वैसे तो संज्ञा के बाद सर्वनाम का टॉपिक करवाया जाता है और फिर विशेषण का करवाया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें कर्मानुसार होती हैं। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि मैम विशेषण करवा दो, तो आज हम विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं हमें, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद गाय, गाय कैसी है? सफ़ेद है। तो ये उस गाय की विशेषता है कि जैसे गाय काली भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, तो ये उसकी विशेषता है। तो सफ़ेद हमारा यहाँ पर विशेषण है और गाय संज्ञा है। तो ये संज्ञा शब्द है जो गाय, इसकी विशेषता इस सफ़ेद शब्द ने बताई है, तो ये हमारा विशेषण है। आगे फिर लाल फूल, फूल कैसा है? लाल है। ये उसकी विशेषता है, क्योंकि फूल पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, लेकिन ये फूल लाल है और ये इसकी विशेषता है। लाल यहाँ पर विशेषण है और फूल हमारा संज्ञा शब्द है। आगे है सो बालक। तो इस वाक्य में सो जो है वो विशेषण है और विशेषण भी कैसा है? संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि बालक कितने हैं? सो है और बालक हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पर तो जितने भी संज्ञा शब्द हैं इनकी विशेषता बताई है इन शब्दों ने। तो सर्वनाम शब्दों की भी तो विशेषता बताते हैं ना विशेषण शब्द। तो वह बहुत सुंदर है, ये यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा हुआ है, वह बहुत सुंदर है। तो ये वह जो सर्वनाम शब्द है, ये इसकी की तो विशेषता हमें पता चल रही है ना कि वह बहुत सुंदर है। तो सुंदर इस शब्द में आपका विशेषण हो जाएगा। अब देखो आगे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे विशेषण नहीं पूछा गया था, बल्कि विशेष्य पूछा गया था। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था, क्योंकि विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य पूछा गया था। तो अभी हम विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप परिभाषा देखो। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पर वाक्य में देखने के बाद ही आपको पता चलेगी। देखो विशेषण तो वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। अब देखो इस वाक्य में देखो, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई? आप खुद देखो, यहाँ पर गाय शब्द की विशेषता बताई गई है, तो गाय हमारा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में विशेष्य कौन है, विशेष्य बताओ, तो गाय हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद तो विशेषण है, आप सबको पता है, वो किसी की विशेषता बता रहा है, लेकिन वो विशेषता किस शब्द की बता रहा है? गाय की बता रहा है, तो गाय हमारा विशेष्य हो जाएगा। ऐसे ही लाल फूल, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष्य बताओ, तो फूल हमारा विशेष्य हो जाएगा, ये जो आपका संज्ञा शब्द है, और लाल विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही सो बालक, सो यहाँ पर विशेषण है और ये जो बालक शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा, ये हमारा विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो अब अगर आपसे आगे पूछा जाएगा तो आई थिंक आपका आंसर ठीक हो सकता है। देखो पिछली बार जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें विशेष्य पूछा गया था, अब क्या पता पर विशेषण भी पूछ लिया जाए अगली बार। पर विशेषण, और पर विशेषण एचटेट, नेट, सीटेट वगैरह में तो हर बार पूछा ही जाता है। आप कोई भी टेट का एग्जाम देते हो तो हो सकता है अगली बार एचएसएससी में भी पूछ लिया जाए। तो पहले तो पर विशेषण की परिभाषा देख लो। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं ना, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं या फिर बढ़ा चढ़ाकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम पर विशेषण कहते हैं। ये चीज़ भी आपको वाक्य में समझोगे ना तब समझ आएगी। देखो अब आपसे पूछ ले कि इसमें विशेषण कौन है, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हो कि लड़की कैसी है, वो अच्छी है, ये शब्द इसमें विशेषण आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पर विशेषण क्या है इसमें, तो अभी हमने उसकी परिभाषा जो है ना पढ़ी थी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। तो इसमें विशेषण की इस अच्छे शब्द की विशेषता भी कौन बता रहा है? बहुत शब्द। यानी कि वो लड़की अच्छी तो है ही, लेकिन वो बहुत अच्छी है। तो इस बहुत शब्द ने इस विशेषण शब्द यानी कि जो ये अच्छी है इसकी भी विशेषता बता दी है, तो बहुत हमारा पर विशेषण हो जाएगा। लड़की आपका विशेष्य हो जाएगा, अच्छे आपका विशेषण हो जाएगा, और बहुत पर विशेषण हो जाएगा। एक वाक्य और लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे अमित है, अमित बहुत तेज भागता है। कैसे भागता? अमित बहुत तेज भागता है।
तो तेज भागना यानी कि अमित जो है भागता है, भागते तो बहुत सारे हैं लेकिन अमित तेज भागता, तो ये तो उसकी क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। तो इसमें अगर विशेषण शब्द पूछा जाए तो तेज हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन परविशेषण पूछ लिया जाए जो अभी मैंने आपको बताया था, तो परविशेषण इसमें बहुत होगा, क्योंकि इसने इस विशेषण की भी विशेषता बता दी है कि जैसे एक लड़का तो तेज भागता है लेकिन एक बहुत तेज भागता है, तो ये बहुत हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परविशेषण। और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, जरूरी नहीं कि बहुत ही हो, सीता अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर वो सुंदर उसकी विशेषता है, लेकिन अत्यंत, अत्यंत यानी कि बहुत ज़्यादा, तो अत्यंत शब्द हमारा हो जाएगा परविशेषण। और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे सीता ज़्यादा सुंदर है। अब देखो सुंदर तो है ही वो, ये तो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन वो ज़्यादा सुंदर है, तो ज़्यादा शब्द फिर इस वाक्य में हमारा परविशेषण हो जाएगा। और भाई मैंने विशेष्य भी बता दिया आपको, जैसे सफ़ेद गाय, तो ये सफ़ेद शब्द जो है गाय की विशेषता बता रहा है, तो गाय हमारा विशेष्य हो जाएगा। तो विशेषण, विशेष्य, परविशेषण, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब आगे है कि विशेषण के जो है ना कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक होता है, ये यहाँ पर गलती से गलत लिखा गया है। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक नहीं होता, ये होता है परिमाणवाचक, मैं पहले आएगा, तो परिणामवाचक नहीं बल्कि परिमाणवाचक होता है। तो 4 जो है ना विशेषण के भेद होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा होता है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है, या फिर उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जरूरी नहीं कि जो चीज़ें हमें गुण बताती हैं वही हो, इसमें बुरी चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ दोष, जैसे वह लड़की बुरी है, तो ये भी तो उस लड़की की विशेषता है ना कि वो बुरी है, तो दोष भी आ सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं कि अच्छी चीज़ें ही आए। तो देखो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे दशा के आधार पर भी भाई अवस्था भी आ जाती है, स्थान के आधार पर भी, रंग के, काल के, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। जैसे भारी, भारी क्या है, विशेषता ही तो है ना। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करके देखें कि वह लड़का भारी है या बहुत भारी है, तो फिर तो भारी है तो यानी कि इसकी विशेषता है भारी होना। हल्का है, कोई भी चीज़ है वो हल्की है, तो ये उसकी विशेषता ही तो है ना कि वो हल्की है। अब जैसे अवस्था के आधार पर है, बूढ़ा है, जवान है, ये भी आपके विशेषण ही है। जैसे वह व्यक्ति बूढ़ा है, तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वह बूढ़ा है, और एक व्यक्ति जवान है, तो ये उसकी विशेषता है। और भाई बूढ़ा शब्द में कमेंट में पूछा भी गया था मेरे से, बूढ़ा शब्द जो ना जातिवाचक संज्ञा भी होता है, लेकिन आपसे संज्ञा और विशेषण एक साथ नहीं पूछा जाएगा। और बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा होता है, तो एक जाति को शो करता है बूढ़ा, तो लेकिन यहाँ पर विशेषण भी होता है कि जो है ना वह व्यक्ति बूढ़ा है, तो ये उसकी विशेषता है। बाहरी, स्थानीय, ये चीज़ें भी आती है आपको। सिंपल ये भी जैसे बाहरी दे दिया जाएगा वाक्य में। देखो वाक्य में प्रयोग करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि हमारे घर में बाहरी व्यक्तियों का आना जाना मना है, यानी कि कैसे व्यक्तियों का आना जाना हमारे घर में मना है, बाहरी व्यक्तियों का, तो ये उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो बाहरी व्यक्ति है। जैसे स्थानीय व्यक्ति, कि हमारे घर में स्थानीय व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, तो ये उसकी विशेषता है कि स्थानीय व्यक्ति ही हमारे घर में आ सकता है। जैसे अब आगे है भाई रंग में, जैसे लाल है, सफ़ेद, हरा, पीला, सब आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं कि जैसे अभी बताया था कि गाय लाल, फूल लाल है, गाय सफ़ेद है, भूरी भी हो सकती है। जैसे प्राचीन है, नया है। देखो प्राचीन को वाक्य में प्रयोग करके देखो आप, वह मंदिर है, जैसे कोई भी मंदिर है भाई, वह बहुत प्राचीन मंदिर है, तो ये उसकी विशेषता है कि वह बहुत प्राचीन या फिर बहुत पुराना मंदिर है। वह नया मंदिर है, जैसे अभी अभी बना, नूतन है, नूतन का अर्थ नया ही होता है, नूतन और नया एक ही चीज़ होती है। तो अभी जैसे सड़क बनी है कि नई सड़क बनी है, तो उस सड़क की विशेषता क्या है कि वो नई है। देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वाक्य लिख भी दिए हैं। वह लड़की बुरी है, यानी कि उसकी विशेषता क्या है कि वो बुरी है, बुरी यहाँ पर विशेषण है और लड़की विशेष है, पहले भी बताया था। मेरा दोस्त कपटी है, तो यहाँ पर जो कपटी है ये हमारा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी विशेषता है कि मेरा दोस्त कपटी है। आगे है वह लड़का बहुत अच्छा है, तो उस लड़के की विशेषता क्या है कि वह बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत आपका परविशेषण है, लड़का
जैसे ये जो बहुत आपका परविशेषण है मैंने पहले भी बताया था, और अच्छा जो है वो है विशेषण है। अब आगे है हमारा संख्यावाची विशेषण। जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। और संख्यावाची विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चित संख्यावाची और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची। तो देखो निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, जैसे 1 2 3 पहला दूसरा प्रथम, और अनिश्चित यानी कि कई कुछ। अब देखो इनके बारे में एक बार अच्छे से बता देती हूँ। देखो निश्चित संख्यावाची यानी कि जहाँ पर हमें संख्या का बिल्कुल पता चल रहा है, यानी कि संख्या निश्चित है। जैसे दो दो लड़के हैं तो हमें पता है वो दो हैं, एक लड़का है, 3 लड़के हैं तो हमें पता है। लेकिन वाक्य दे दिया जाए कि कुछ लड़के हैं और पूछ लिया जाए कि इसमें जो है ना संख्यावाची विशेषण कौन सा है, कुछ लड़के हैं, यानी कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है वहाँ पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कितने हैं। तो जो संख्या है वो अनिश्चित है। कई लड़के खड़े हैं तो यानी कि पता तो नहीं ना कि कितने लड़के खड़े हैं, तो कई यानी कि हमें पता नहीं है, तो संख्यावाचक तो है लेकिन वो संख्या अनिश्चित है। और अगर आप हम बोलेंगे 2 लड़के खड़े हैं तो फिर हमारा निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा उसमें। और देखो एक चीज़ में यहाँ पर मैंने 2-3 वाक्य भी लिखे हैं। मेरी कक्षा में 1000 लड़के हैं। अब इस वाक्य में पूछा जाए कि इसमें जो है ना कैसा कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाची विशेषण तो है ही, लेकिन उसके अंदर से भी पूछ लिया जाए कि भाई निश्चित है या अनिश्चित है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण है इसमें, क्योंकि हमें पता चल गया कि लड़के हमारी कक्षा में 1000 है। और अब आगे देखो, मेरी कक्षा में हजारों लड़के हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, यहाँ पर हमारा आंसर गलत होता है। यहाँ पर आके देखो इसमें अलग से दिख रहा है कि 1000 लड़के हैं, संख्यावाची विशेषण तो है ही, और निश्चित संख्यावाची विशेषण ये भी हमें पता चल गया। ये जो तीसरा जो वाक्य है, मेरी कक्षा में सिर्फ कुछ ही लड़के हैं, अब ये नहीं पता कितने हैं, काउंटिंग हमें नहीं पता है, हमें ये पता कि सिर्फ कुछ लड़के हैं। तो संख्यावाची तो है लेकिन अनिश्चित संख्या हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर इसमें आप इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है, ये मेरी कक्षा में हजारों लड़के हैं, इसमें जो है ना आंसर गलत होता है। इसमें भी हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण रहेगा हजारों लिखने के बाद भी, क्योंकि देखो इसमें 1000 लड़के हैं तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। लेकिन मेरी कक्षा में हजारों लड़के हैं, इसमें हमारा आंसर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। और क्यों होगा, हजारों का मतलब ये नहीं है कि वो 1000 है, हजारों का मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कितने हजार है, हजारों है लेकिन ये नहीं पता कितने हजारों है। तो इसमें भी हमारा आंसर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो आगे अनिश्चित जो संख्यावाची विशेषण है, इसके जो दो ये उपभेद है, एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण है, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो जो ये आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण है ना, इसके भी 6 उपभेद होते हैं, लेकिन वो HSSC में नहीं पूछने वाला है। जिनका सब्जेक्ट होता है जैसे वही नेट एस्टेट उनके लिए होता है, तो एक बार मैं बता देती हूँ, लेकिन आप सब पढ़ना इसको, क्योंकि देखो इसके अंतर्गत ये जो चीज़ें है ना, ये तो HSSC में भी पूछी जाएंगी, बस इनका नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो जो 6 जो इसके भेद हैं, संख्या जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है आपका, इसके जो 6 भेद है उसमें सबसे पहले तो है गणनावाचक। ये रहा गणनावाचक के अंतर्गत हमारे ये आ जाते हैं, जैसे भाई 1 2 3, अभी मैंने पहले आपको बताया भी था कि 2 लड़के खड़े हैं, 3 लड़के गए हैं, कक्षा में 2 लड़के हैं, 1/4, जैसे कक्षा में 1/4 बच्चे कक्षा से चले गए हैं, तो ये हमारे गणनावाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो HSSC का एग्जाम दे रहे हैं उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये गणनावाचक, लेकिन ये चीज़ जरूर पूछ ली जाएगी कि कक्षा में से 1/4 लड़के उठकर चले गए हैं, तो इसमें बताओ कौन सा जो है ना अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है या फिर निश्चित संख्यावाची विशेषण है, ये चीज़ जरूर पूछ ली जाएगी। फिर नंबर 2 है क्रमबोधक। जो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है, इसका जो दूसरा उपभेद है वो है क्रमबोधक, यानी कि पहला दूसरा। जैसे लाइन में नहीं लग जाते कि भाई पहला दूसरा, तो पहला दूसरा ये आपके निश्चित संख्यावाची विशेषण है। HSSC में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन कैसा निश्चित संख्यावाची है ये, तो ये क्रमबोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। ये क्रमबोधक नाम जो है ना, ये एस्टेट या फिर नेट वगैरह में पूछा जाता है। आगे है आवर्ती बोधक, यानी कि आवर्ती बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण कौन से होते हैं, जैसे दूनी चौगुनी, यानी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी, इस तरह से होते हैं ना, जो दो यानी कि दुगना दुगना होता रहता है, जो जैसे 2 × 2 तो 4, फिर 2 × 4 तो 8,
फिर 2 गुना 8 16, इस तरह से ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो HSSC में इस तरह से पूछेगा, इसको दूनी या चौगुनी में पूछ लेगा भी कि इसमें विशेषण कौन सा विशेषण है, तो आप बताओगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन आवर्ती बोधक संख्यावाचक विशेषण है, ये आपसे नहीं पूछेगा। अब देखो नंबर 4 पर है समुदाय बोधक। इसमें जैसे ये चीज़ आ जाती है, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों। भाई जैसे कुछ बच्चे खड़े तो मैं बोल दूंगी कि दोनों बच्चे इधर आ जाओ, तीनों बच्चे इधर आ जाओ, और इसमें पूछ लिया जाएगा फिर इस वाक्य में आपसे HSSC के एग्जाम में कि कौन सा विशेषण है, तो आप बताओगे संख्यावाची विशेषण है। और कैसा? निश्चित संख्यावाची विशेषण। अगर नेट में इस तरह से पूछा जाएगा कि भाई इसमें नेट में इसका आप आंसर इस तरह से देना पड़ेगा कि समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये फर्क है बस। तो अब आ गया प्रत्येकवाचक। इसमें जैसे हर एक, एक एक, जैसे कोई भी चीज़ है मैं बोल दूंगी कि हर एक को दो, एक एक को दो, दो दो को दो, कोई भी चीज़, तो इसको प्रत्येकवाचक बोलते हैं। आगे है आपका समुच्चय बोधक, यानी कि समुच्चय बोधक के अंतर्गत आती है दर्जन, यानी कि जोड़ा। और एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं आपको पता होती है? 12 होते हैं। जैसे एक दर्जन सेब में कितने सेब होंगे या केले हैं, तो 12 होंगे। तो दर्जन लिख के आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप आंसर दोगे कि इसमें निश्चित संख्यावाची विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं उनसे इस तरह से पूछा जाएगा कि भाई इसमें से बताओ इसमें समुच्चय बोधक निश्चित संख्यावाची विशेषण कौन सा है। बस ये फर्क है। पूछा HSSC में भी जाएगा, लेकिन उनसे तो थोड़ा इजी करके पूछा जाता है। अब ये मैंने उसके 2 उदाहरण लिखे। जो आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण था, जैसे कुछ हैं, कई हैं, ये मैंने वाक्य में प्रयोग करके आपको अच्छे से बताया। यहाँ पर कुछ बालक आए हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हमें संख्या का तो पता है, लेकिन ये संख्या तो शो हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी संख्या है। कई लड़कियां कक्षा से बाहर गई, इसमें भी हमारा अनिश्चित संख्यावाचक आंसर रहेगा। और एक चीज़ और बता देते, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, एक मिनट भाई, ये जो यहाँ पर मैंने बताया था कि हजारों लड़के संख्या होने के बावजूद भी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, बल्कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी वाक्य मिल सकता है कि सैकड़ों लड़के, मेरी कक्षा में सैकड़ों लड़कियां हैं, तो भी हमारा आंसर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा। क्योंकि सैकड़ों, अब ये तो नहीं पता ना भी कितनी है वो। हमारी क्लास में लाखों लड़कियां हैं, क्लास में तो खैर लाखों नहीं हो सकती, जैसे कोई भीड़ है, हम बोल देते कि उस भीड़ में कम से कम लाखों आदमी हैं, तो भी हमारा आंसर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कितने लाख हैं। हाँ, उस भीड़ में 2 लाख व्यक्ति हैं, तो हमारा फिर निश्चित संख्यावाचक आंसर बन जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कई बार संख्या देने के बाद भी अनिश्चित संख्यावाचक आंसर रहेगा। तो ये चीज़ भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करते ना, मैं दोबारा से बता दूंगी। अब नंबर 3 पर है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से माप तोल जैसा बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। देखो, जिस चीज़ से हमें माप तोल जैसा बोध होता है, या फिर जो मापने या फिर तोलने की वस्तु होते हैं ना, और उनकी जो विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो, निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि देखो, जो मापने तोलने की वस्तु है, कुछ बच्चे संख्यावाची विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, इसमें संख्या तो मिलेगी, लेकिन ये संख्या उनकी मिलेगी जो वस्तुएं मापने तोलने की होती हैं, और वहां पर आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो देखो, दूध है, दूध कितना है? 2.5 किलो है, तो आपको पता चल गया, तो यानी कि ये निश्चित परिमाणवाचक है। और दूध थोड़ा है, अब थोड़ा है ये तो नहीं पता ना कि वो पाया है, आधा पाव है, या भाई आधा किलो है, या फिर 1 किलो, नहीं पता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। 1 किलो शक्कर निश्चित परिमाणवाचक, थोड़ी शक्कर अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें आपको जो ये वस्तुएं है ना, मापने तोलने वाली चीज़ें मिलेंगी आपको, और संख्यावाची में आपको मापने तोलने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। इससे आप अंतर रख सकते हो इसमें। अब नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है HSSC में, और यहाँ भी गलत ही होता है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी कि जो आपका संज्ञा शब्द है ना, उससे पहले जब हमें सर्वनाम मिल जाए
तो वहाँ पर हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। परिभाषा तो वही याद रखनी पड़ेगी, तभी हमें आंसर हम निकाल पाएंगे। हिंदी में या फिर इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसके एग्जाम्पल दिए, इसी से पता चलेगा। यह बालक मोटा है। अब बालक आप सबको पता है कि संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ गया है, यह है सर्वनाम। तो इसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण बहुत ईजी है ये भी, क्योंकि देखो जब वैसे तो जब हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं तो जो जो सर्वनाम है वो संज्ञा जो शब्दों की बार बार रिपीट ना हो उनकी जगह ले लेते हैं सर्वनाम शब्द, लेकिन यहाँ पर तो जगह नहीं ली है ना, संज्ञा के है यहाँ पर, और संज्ञा के आगे क्या आ गया है, सर्वनाम आ गया। तो इस वाक्य में आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखो दूसरा देख लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें सबसे इजी तरीका, परिभाषा भी याद मत रखो। संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम मिल गया ना, और बीच में कोई भी, देखो इन दोनों के बीच में कोई अक्षर है नहीं है ना, कोई भी शब्द। संज्ञा शब्द से पहले अगर आपको सर्वनाम मिल जाए ना, तो आप बेझिझक सार्वनामिक विशेषण आंसर लगा सकते हो। एस्टेट में यहाँ से हर बार पूछा जाता है, HSSC में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आपका यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा हमारा आंसर। तुम मीना के भाई हो। तुम क्या है, तुम है आपका सर्वनाम शब्द, सबको पता है तुम जो है सर्वनाम है, और इसके बाद हमें क्या मिल गया, संज्ञा मिल गई। मीना जो है नाम है, संज्ञा है। तो मीना, तुम मीना के भाई हो, तो इसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उस गाड़ी को छोड़ दो, तो उस जो है शब्द है ये भी तो सर्वनाम है ना, और गाड़ी संज्ञा है, तो संज्ञा से जस्ट पहले आपका सर्वनाम आया है, तो इसमें भी हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर सबसे मेन ये चीज़ याद रखना कि संज्ञा से जस्ट पहले आपको सर्वनाम शब्द मिल जाए तो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। इसके भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार है इसके, यानी कि दो भेद है। एक तो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। तो जो HSSC का एग्जाम दे रहे हैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछ लिया जा सकता है कि इसके कौन कौन से दो भेद हैं, इससे ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पूछा जाएगा। तो मौलिक सार्वनामिक के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो मतलब सर्वनाम के जो मतलब मौलिक शब्द है ना, जो मौलिक सर्वनाम शब्द जैसे यह है वह है, जो मूल सर्वनाम शब्द है। और इनमें यौगिक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो मौलिक या फिर जो मूल जो सर्वनाम शब्द है उनमें प्रत्यय जुड़ने के बाद जो सर्वनाम शब्द बनते हैं ना, उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह है, यह से बना आपका ऐसा, वह है, वह से वैसा। जैसे उस है, तो उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो उसका बन गया। तो इस तरह से तो जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो शब्द होते हैं ना, ये इनमें आपका प्रत्यय जुड़ने के बाद जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं वाक्य में प्रयोग करके दिखा देती हूँ भाई। वैसे जो नेट या फिर एस्टेट वगैरह सब्जेक्ट वाले DSSB वाले बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाएगा, लेकिन इसके भेद HSSC वालों से भी पूछे जा सकते हैं, जो मैंने दो भेद बताए हैं। तो देखो, जो आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण है उसके अंतर्गत किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, ये आपका वाक्य है, इसमें आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि किस है ये मूल सार्वनामिक शब्द, सर्वनाम शब्द ही तो है ना किस। मेरा बच्चा घर आ गया, इसमें भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का सबसे अच्छा, इसमें भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि देखो वह में कोई प्रत्यय तो लगा नहीं है। अब जैसे तुम मेरी गाड़ी के पास खड़े हो, इस शब्द में भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन प्रत्यय जुड़ने के बाद फिर जैसे तुम से क्या बना, तुम्हारी बना। तो तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है, इसमें आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ना कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। और आगे इसमें फिर ये उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, ये भी जो सब्जेक्ट वाले जो बच्चे होते हैं DSSB एसेट नेट वगैरह देते हैं उनसे पूछा जाता है। HSSC के लेवल के जो विशेषण होते हैं वो मैंने इसमें करवा दिए हैं। और वही अब इसके बाद जो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो HSSC में पहले पूछे गए हैं विशेषण से, विशेष्य से, परविशेषण से, वो सब इससे अगली वीडियो में मैं आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करवाऊंगी। और अगर मेरी वीडियो कोई ऐसा बच्चा देखता है जिसका हिंदी सब्जेक्ट, जिसको नेट JRF निकालना है, DSSB देना, तो वो बता सकता है। उसके लिए और भी डीप में वीडियो अलग से बना दी जाएगी। जैसे उदेय विशेषण है, विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, ये HSSC में नहीं पूछता।
तो लेकिन नेट वगैरह में पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि क्या पता HSSC में भी पूछ ले, क्योंकि ग्राम सचिव में आपने देखा था कि हिंदी कितनी डीप में जाके पूछी थी। और मेरी वीडियो को है ना शेयर किया करो, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करो। और देखो शेयर करने में किसी का कुछ भी नहीं घटता, तो मेरी वीडियो को ना शेयर ज़रूर किया करो, और अगर आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर किया करो और एक लाइक ज़रूर किया करो।